अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों बाद लेक्चर में ले रहा हूँ। रमज़ान शरीफ था, ईद आ गई है। उम्मीद है कि आप लोग पिछला नहीं भूले होंगे। अगर भूल भी गए हैं तो पिछले लेक्चर्स को रिवाइज़ कर लें। लास्ट टाइम हम लोग इफ़ एल्स पढ़ रहे थे और उसके बाद हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिनमें मल्टीपल इफ़ यूज़ होते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है, इसमें हमने यूज़र से दो नंबर्स लेने थे और एक ऑपरेटर लेना था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में से, और वो जो भी ऑपरेटर देगा हमने उस ऑपरेटर को उन दो नंबर्स पर अप्लाई करना है। तो ये इफ़ एल्स से बना हुआ, इसमें हमने सबसे पहले ए और बी में नंबर लिए जिसकी डाटा टाइप इंट है, और ओ पी में हमने ऑपरेटर लिया है जिसकी डाटा टाइप करैक्टर है, 4 है। हमने चेक किया कि ओपी में प्लस है, तो फिर हमने दोनों नंबर्स को प्लस करके आर में डाला और उसे प्रिंट करवाया। फिर इसी तरह चेक किया कि अगर प्लस नहीं है, माइनस है, तो फिर माइनस किया, माइनस नहीं है तो मल्टीप्लाई को चेक किया, फिर डिवाइड को चेक किया, और अगर इनमें से कोई भी ऑपरेटर नहीं है तो एंड में हमने इनवैलिड ऑपरेटर लगाया था। तो इसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास इफ़ के ट्रू होने पे कोई आंसर हो तो ठीक है, हम प्रिंट करते हैं, और इफ़ के कंडीशन के फॉल्स होने पर अगर हमारे पास कोई आंसर ना हो तो फिर हम नेक्स्ट इफ़ लगाते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल इफ्स बनते चले जाते हैं। तो इसके बारे में मैंने पिछला लेक्चर आप लोगों के पास सेव है। तो आज हम बात करेंगे स्विच स्ट्रक्चर की। स्विच स्ट्रक्चर जो है ये नेस्टेड इफ एल्स का अल्टरनेट है। जब हम मल्टीपल इफ यूज़ करते हैं तो वही प्रोग्राम हम स्विच स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। हर वो प्रोग्राम जो नेस्टेड इफ एल्स से बनता है वो स्विच से नहीं बनता। स्विच में कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि वो प्रोग्राम जिनमें रेंज होती है, जैसे कि ग्रेड वाला क्वेश्चन है कि 80 से लेके 100 तक वाले को हमने ए ग्रेड देना है। अब ये 80 से 100 एक रेंज है, तो जिन सवालों में इस तरह से रेंज हो वो सवाल स्विच से नहीं बनते, वो हमें नेस्टेड इफ एल्स से ही करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेस्टेड इफ एल्स से हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था आपके सामने इस वक्त एक खुला हुआ है, इसी को मैं स्विच में कन्वर्ट करता हूँ। तो स्विच में जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता है। उसमें इस वजह यह है कि हमें मल्टीपल कंडीशंस नहीं लगानी पड़ती हैं। तो और भी हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं इसी सवाल को अगर स्विच इसमें करूँ तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यूज़र से दो नंबर लिए उसी तरह और एक ऑपरेटर लिया। अब देखें, इस पूरे क्वेश्चन का जो दारोमदार है वो ऑपरेटर पर है कि अगर ऑपरेटर प्लस है तो हमने प्लस करना है, अगर वो माइनस है तो माइनस करना है, यानी सारी डिपेंडेंसी जो है कंडीशन की वो ऑपरेटर के ऊपर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्विच, और इस ब्रैकेट में हम वो चीज़ पास कर देंगे जिसके ऊपर सारी डिपेंडेंसी है। जैसे कि यहाँ सारी डिपेंडेंसी ऑपरेटर के ऊपर है, तो हमने स्विच में ओपी को पास कर दिया। अब इस ओपी में कौन कौन से पॉसिबल आंसर आ सकते हैं तो वो हमने आगे केसेस की सूरत में शो करने हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पर अब ओपी में सबसे पहले जो है वो प्लस आ सकता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे केस प्लस, और उसको हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि ये करैक्टर है। अगर ये करैक्टर ना होता तो फिर हम सिंगल कोट्स ना डालते, लेकिन हमने यानी इफ़ की जगह हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि केस लिखा है, और केस के आगे वो वैल्यू लिख दी है जो ओपी में आ सकती है। जैसे ओपी में एक वैल्यू प्लस आ सकती है, और प्लस चूंकि करैक्टर है इसलिए इसके गिर्द हमने सिंगल कोट्स लगाए हैं। अगर ये इंटीजर होता तो हम कुछ भी ना लगाते। तो ये हमारा पहला केस हो जाएगा, केस प्लस। इसके बाद आप कॉलन लगाएंगे और बाकी सारा हमारा वैसे ही है कि r इज इक्वल टू ए प्लस बी, और हमने प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगला केस जो है वो हमारा माइनस का आ जाएगा, सेम उसी तरह, और उसमें हम माइनस कर देंगे। इसमें ये ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होती। तो और उसके बाद इसी तरह अगला केस हमारा मल्टीप्लाई का आ जाएगा। और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह नीचे हमारा जो है वो डिवाइड का केस आ जाएगा। और उसमें हम डिवाइड कर देंगे। और जहाँ पर हम इसमें आखिरी एल्स अकेला लिखा करते थे कि अगर कोई भी
हमारे पास इफ वाली कंडीशन ना ट्रू हो तो फिर एंड में हम एल्स लिखते थे, उसकी जगह हम स्विच में यहाँ डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। ये डिफ़ॉल्ट उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब कोई भी केस मैच नहीं होगा। एक चीज़ और इसमें आपने करनी है, इसकी चलने की तरतीब ये होती है कि जैसे यूज़र ने फॉर एग्जांपल 2 नंबर दिए 2 और 3 और ऑपरेटर उसने दे दिया प्लस माइनस दे दिया है, तो होगा ये कि अब सबसे पहला केस है प्लस, तो वो जो माइनस है वो ओपी के अंदर है, वो सबसे पहले केस के साथ जो कि प्लस का है उसके साथ मैच करेगा, वो मैच नहीं होगा। फिर वो दूसरे केस के साथ मैच करेगा, तो वो चूँकि माइनस है तो वो मैच हो जाएगा और वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसी तरह केसेस मैच होते हैं उस वैल्यू के साथ जो यूज़र देगा। अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं होगी तो सबसे एंड में जो आपने डिफ़ॉल्ट में लिखा होगा ये उस वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि इनवैलिड ऑपरेटर। तो डिफ़ॉल्ट लिखना ज़रूरी नहीं है, जिस तरह से वहाँ पर इफ़ के साथ एल्स लिखना ज़रूरी नहीं होता था, लेकिन बेहतर होता था ताकि अगर कंडीशन फॉल्स हो तब भी कुछ एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि डिफ़ॉल्ट लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इसलिए लिखते हैं कि अगर कोई भी केस मैच ना हो तो फिर जो लाइन आपने डिफ़ॉल्ट में प्रिंट की होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर एक और स्टेटमेंट है जो कि है ब्रेक स्टेटमेंट। वो ये है कि जहाँ पर भी केस आपका ख़त्म होगा उसके एंड में आपको एक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी जो कि होगी ब्रेक। ये क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं कि जब कोई केस मैच हो जाता है तो वो वाला केस तो प्रिंट हो जाता है, लेकिन उसके बाद यूँ समझ लें कि ब्रेक फेल हो जाती है और बाकी तमाम केसेस भी प्रिंट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ब्रेक की स्टेटमेंट है ये कंट्रोल को स्विच से बाहर ले जाएगी। जैसे यूज़र ने माइनस दिया है तो पहला केस प्लस उसके साथ मैच नहीं होगा, दूसरा केस मैच हो जाएगा। तो जैसे ही दूसरा केस चलेगा ए में से बी माइनस हो के आर में आंसर आएगा, आर प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद ये जैसी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कंट्रोल स्विच से बाहर निकल जाएगा और बाकी केसेस नहीं एग्जीक्यूट होंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि मुतलका केस जब एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर बाकी केसेस एग्जीक्यूट ना हो, इसलिए ये आपने तमाम केसेस के एंड में ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है डिफ़ॉल्ट को छोड़ के। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, कंट्रोल को स्विच की बॉडी से बाहर निकालता है। स्विच की एक बॉडी है जो ऊपर से स्टार्ट हो रही थी, जहां हमने स्विच लिखा उसके बाद हमने ये देखें ब्रैकेट को लिखा था, तो यहाँ से स्विच की बॉडी स्टार्ट होती है और ये यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के बाद जाके ये स्विच की बॉडी बंद होगी। तो ये स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा और फिर जो गैर मुतलका जो नॉन मैचिंग केसेस होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इसको हम चला के देखते हैं। तो आप ये देखें एंटर 2 नंबर्स, मैंने एक 3 दिया है और दूसरा 6 दिया है और ऑपरेटर जो है वो मैं मल्टीप्लाई दे देता हूँ। तो आप देखें 3 6 18, रिज़ल्ट अभी भी वही आ रहा है सब कुछ। तो ये एक क्वेश्चन को मैंने स्विच में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे आप ये देखें थोड़ा सा ईजी हो जाता है। उसमें भी यही था कि इफ में हम बार बार जो कंडीशन लगा रहे थे वो ओपी के ऊपर ही लगा रहे थे कि ओपी प्लस है, ओपी माइनस है, ओपी मल्टीप्लाई है। यहाँ पर हमने स्विच के अंदर ओपी पास कर दिया और ओपी की जो पॉसिबल वैल्यूज़ थी उनको हमने केसेस के आगे लिख दिया। वो हमारे केसेस बन जाएंगे जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं और उसके बाद की सारी जो है वो डिफ़ॉल्ट में चली जाएंगी। तो ओपी में जो यूज़र वैल्यू देगा वो केसेस के साथ मैच होंगी। जिस केस के साथ वैल्यू मैच हो जाएगी उस केस की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। केस के एंड में ब्रेक लिखा होगा और ब्रेक जो है वो कंट्रोल को स्विच से बाहर ले जाएगा। अगर कोई भी केस मैच नहीं होगा तो जो आपने डिफ़ॉल्ट में लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक स्विच स्ट्रक्चर था जिसको हमने किया। एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं स्विच से। जैसे कि हम ये कहते हैं कि हम यूज़र से कहते हैं कि 1 से लेके 7 तक कोई नंबर एंटर करे और अगर वो 1 एंटर करेगा तो आउटपुट जो है वो मंडे होनी चाहिए, अगर वो 2 एंटर करेगा तो ट्यूसडे, 3 करेगा तो वेडनेसडे, इस तरह से 7 तक। और इनके 7 के अलावा वो भी नंबर एंटर करेगा तो जो आउटपुट है वो इनवैलिड होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं, n ले लेते हैं और यूज़र से कहते हैं एंटर द नंबर फ्रॉम 1 to 7। इसको पढ़ के यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, वो हमने n में ले लिया, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है। और इस n को हम स्विच में पास कर देंगे। अब इस n में जो पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं वो सबसे पहले तो 1 आ सकता है। तो अगर 1 वैल्यू हुई तो हमने क्या प्रिंट करवाना था, मंडे।
और इसी तरह ब्रेक, इसी तरह। तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइम बच सके। तो केस 1 में हमने मंडे लिख दिया, केस 2 में हम ट्यूसडे कर देते हैं, इसी तरह केस 3 में हम वेडनेसडे कर देते हैं, इसी तरह केस 4 थर्सडे, केस 5 फ्राइडे, केस 6 जो है वो सैटरडे हो जाएगा, और इसी तरह एक केस रह गया था वो भी हम डाल लेते हैं, केस 7 जो है वो संडे हो जाएगा। और अगर इनके अलावा कोई वैल्यू एंटर हुई तो फिर डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा हुआ है इनवैलिड नंबर, यहाँ लिख देते हैं, ऑपरेटर नहीं था चूँकि। तो अब ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये आपको, अब आप देखें हम इसको चलाते हैं, ये नंबर हम कह रहे हैं हम 5 देते हैं तो आउटपुट में हमारे पास फ्राइडे आ जाता है। हम यहाँ पर 7 दे देते हैं तो संडे आ जाएगा। और अगर मैं 7 के अलावा कोई नंबर एंटर कर देता हूँ, 9 एंटर कर देता हूँ तो इनवैलिड नंबर आ जाता है। तो इस तरह से स्विच का प्रोग्राम जो है वो बनता है। इस दफ़ा जो केसेस के आगे जो वैल्यूज़ थी वो चूँकि इंट थी इसलिए तो यहाँ पर हमें सिंगल कोट्स नहीं लगाने पड़े। तो याद रखें केस के आगे जो वैल्यू है या ये इंट हो सकती है या ये करैक्टर हो सकती है, फ्लोट नहीं हो सकती। इसी तरह एक और क्वेश्चन को मैं आपको स्विच में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। हमने एक वावल वाला क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में किया था कि हमने कहा था यूज़र से कहें कोई अल्फ़ाबेट एंटर करे और अगर वो A-E-I-O-U में से कोई हुआ तो वावल प्रिंट होगा, अदरवाइज जो है वो नॉट वावल प्रिंट होगा। तो अब आप देखें टोटल जो वावल्स हैं वो नॉर्मली तो 5 होते हैं, लेकिन चूँकि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसमें 10 है तो हमारे 10 केसेस बनेंगे और वावल के अलावा जितनी बातें होंगी उसको हम डिफ़ॉल्ट में डाल देंगे। तो यहाँ सी में एक सहूलत है कि अगर मल्टीपल केसेस की आउटपुट सेम हो तो उन आउटपुट को आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम तमाम केसेस को इकट्ठा एक बार लिख के एक ही दफ़ा भी आउटपुट लिख सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये तो चीज़ हमने डिफ़ॉल्ट में ही डालनी है। इससे ऊपर जो है वो हम करेंगे केस, सबसे पहले स्विच को स्टार्ट करेंगे और इस एरर आ जाता है। स्विच को हमने के में पास किया और यहाँ से स्विच की ब्रैकेट शुरू करेंगे और तो पहला केस हमारा हो जाएगा ए का, दूसरा केस भी हम यहीं पर लिख लेंगे कैपिटल ए, तीसरा केस जो है वो ई, चौथा केस हमारे पास कैपिटल ई हो जाएगा, आई आ जाएगा, कैपिटल आई आ जाएगा, ओ की बारी है अब, और फिर हम सारे, क्योंकि इन सब केसेस की आउटपुट जो है वो एक, यानी आप अलग अलग भी बना सकते हैं कि हर किसी में वावल वावल लिखते जाएं, लेकिन चूंकि सभी केसेस की आउटपुट सेम आनी है तो इसलिए हम जो है वो एक ही बार आउटपुट लिखेंगे, बार बार नहीं लिख रहे। और यहाँ पर अब हम अपना सी आउट स्टेटमेंट देखेंगे वावल, और उसके बाद ब्रेक, और नीचे हमारे पास डिफ़ॉल्ट है
और यहाँ पर हम स्विच की बॉडी को बंद करेंगे, क्योंकि स्विच की अपनी ब्रैकेट स्टार्ट होती है, उसे हमें बंद भी करना होता है। तो आप हर केस के साथ अलग अलग वावल लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करने के लिए चूंकि सभी केसेस के आउटपुट वावल आनी थी तो हमने एक ही बार वावल लिख दिया। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसमें एरर है, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था, तो लगा देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करें। तो कोई भी अल्फ़ाबेट आप जैसे मैं एस एंटर करता हूँ तो आउटपुट आती है नॉट वावल, और अगर मैं कोई वावल एंटर कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर यू एंटर कर देता हूँ, तो आउटपुट आ रही है वावल। तो ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन किया है वावल वाला, उसी क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट कर दिया स्विच के जरिए। तो ये हमारा स्विच का एक छोटा सा तारुफ था। आपको जो बुक रेफर की हुई है उसमें भी कुछ स्विच के प्रोग्राम्स बने हुए हैं, आप खुद से उन्हें ट्राई करें। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि जो रेंज वाले क्वेश्चन है, जैसे वो टेम्परेचर वाला आपकी एक एक्सरसाइज में है कि यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर है तो हॉट है, यहाँ से यहाँ तक कूल है, वो स्विच से नहीं होगा। ग्रेड वाला क्वेश्चन स्विच से नहीं होगा। तो जिनमें रेंजेस हैं वो स्विच से नहीं होते, रेंजेस के अलावा वाले क्वेश्चन सारे स्विच से हो सकते हैं। तो जो आपने पहले इफ एल्स से ट्राई किए हैं उन्हें आप स्विच से ट्राई करने की कोशिश करें। थैंक यू।